देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। नया साल, नए कीर्तिमान, नई उम्मीदें और नई सौगातें। 2024 भारत को कई बड़ी उपलब्धियों से नवाजेगा और भारत पहली बार इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा। चांद के बाद मंगल और शुक्र पर कामयाबी की इबारत लिखेगा। भारत का निसार पूरे ग्लोब को 12 दिनों में माप देगा। इस साल अयोध्या में 496 साल पुराने धार्मिक राजनीतिक विवाद के बाद नए राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। भारत के लिए 2024 की झोली में और भी बहुत कुछ है। अंतरिक्ष में फिल्म स्टूडियो, जुपिटर के चांद पर जीवन की तलाश, चर्च में महिलाओं को प्रेस्ट बनने का मौका और दवा से कुपोषण का खात्मा। ये दूर भविष्य की कोई कल्पना नहीं, बस कुछ महीनों बाद की हकीकत है। आज के हमारे खास कार्यक्रम में जानेंगे कि 2024 में पूरे विश्व में क्या नया होने जा रहा है और शुरुआत हम करेंगे राम मंदिर से। 496 साल पुराने विवाद का अंत हुआ है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के नए राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर मस्जिद विवाद की शुरुआत होती है 1528 में, जब मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में मस्जिद बनवाई। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। 1853 में पहली बार यहां हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 1885 में महंत रघुबर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में राम मंदिर बनाने के लिए याचिका लगाई और कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी। 1934 में हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्से को तोड़ दिया। हालांकि कुछ ही दिन बाद अंग्रेजों ने फिर से मस्जिद की मरम्मत करवा दी। 1949 में मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति मिली। हिंदू पक्ष का कहना था कि भगवान प्रकट हुए हैं और मुसलमानों ने आरोप लगाया कि मूर्ति चुपके से रखी गई है। 1984 के चुनाव में बीजेपी महज 2 सीटें जीत सकी थी। वाजपेयी और आडवाणी सरीखे नेता भी चुनाव हार गए। विवादित ढांचे की जगह राम मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने कमेटी बनाई। 1986 में स्थानीय कोर्ट ने ताला खोलने का आदेश दिया। फैसले के ठीक 40 मिनट बाद ताला खोल दिया गया। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। 23 अक्टूबर को बिहार में आडवाणी गिरफ्तार हुए। 24 अक्टूबर को लखनऊ में वाजपेयी जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। 30 अक्टूबर को 1990 कार सेवकों ने विवादित ढांचे का एक हिस्सा ढहा दिया। मुलायम सिंह के आदेश पर सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाई, जिसमें 11 कार सेवक मारे गए। 1991 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 425 में से 221 सीटें मिली। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बांट दिया। 9 मई 2011 को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 6 अगस्त 2019 से 16 अक्टूबर तक लगातार 40 दिन सुनवाई और 200 घंटे बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रामलला के पक्ष में सुनाया। मुस्लिम जमीन अलग जगह पर पक्ष के लिए 5 एकड़ देने का आदेश दिया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया और अब 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। मिशन गगनयान। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो इस साल गगनयान मिशन के तहत 3 ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। इस मिशन में 9,023 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह मिशन 3 दिनों का होगा। एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे। इसके बाद वापस बंगाल की खाड़ी में लैंड करेंगे। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत जो है अंतरिक्ष में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। गगनयान मिशन में 4 टेस्ट फ्लाइट होगी। पिछले साल 21 अक्टूबर को बिना क्रू वाली पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च की जा चुकी है। दूसरी टेस्ट फ्लाइट इस साल की शुरुआत में लॉन्च होगी और इसका मकसद ऑर्बिटल मॉड्यूल और रीएंट्री टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी जुटाना है। इसी साल तीसरी टेस्ट फ्लाइट भी लॉन्च होगी। इसमें एक रोबोट स्पेस में इंसानी गतिविधियां करेगा। आखिरी टेस्ट में फ्लाइट 2025 में लॉन्च होगी। इसमें
3 ह्यूमन एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। स्पेस में ग्रेविटी जीरो हो जाती है, इंसान का खुद को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरवाइव करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को रूस में 13 महीने की ट्रेनिंग दी गई। इस मिशन के लिए एयरफोर्स के 60 पायलट्स ने फॉर्म भरा था। इसमें से 4 को सिलेक्ट किया गया। अब चारों की ट्रेनिंग बेंगलुरु में चल रही है। बेंगलुरु में इन्हें क्लासरूम ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग और सिमुलेशन ट्रेनिंग दी जा रही है। 4 में से 3 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। गगनयान मिशन स्पेस में माइक्रोग्रेविटी, रेडिएशन और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डेटा कलेक्ट करेगा और फिर उसकी स्टडी करेगा। इस मिशन की कामयाबी के लिए भारत क्रू मॉडल, क्रू एस्केप सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसी नई तकनीक डेवलप कर सकेगा। इससे आगे के स्पेस मिशन में भी भारत को फायदा होगा। साथ ही स्पेस रेस की दुनिया में भारत का दबदबा जो है वो बढ़ जाएगा। अब बात करेंगे डिजिटल करेंसी। अब मोबाइल में रख सकेंगे डिजिटल नोट। हाँ, ये सुन रहे हैं आप और ये बिल्कुल सच है। भारत में इस साल से आम लोग डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर पाएंगे। डिजिटल करेंसी या ई रूपी कैश का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। इसका नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDR रखा गया है। RBI इसकी रेगुलेटिंग बॉडी है। पिछले साल 13 बैंकों ने इस पर पायलट प्रोजेक्ट किया था। बहामास डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला पहला देश है। भारत के अलावा चीन, ब्राजील सहित 100 से ज़्यादा देश डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अपने बैंक का ई रूपी वॉलेट ऐप डाउनलोड करना होगा। RBI ने फिजिकल करेंसी की तरह ही अलग अलग तरह के नोट्स और सिक्के जारी किए हैं। UPI या QR कोड के जरिए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और आप डिजिटल करेंसी को बैंक में जमा कर सकते हैं और बैंक में जमा अमाउंट को डिजिटल करेंसी के रूप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट्स चेक की तरह काम करते हैं और इससे आप बैंक को निर्देश देते हैं, जिसके बाद वह संबंधित अकाउंट में आपके अकाउंट से राशि ट्रांसफर कर देता है। इस प्रोसेस में कई इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म होते हैं। कई बार UPI या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 1 मिनट में 48 घंटे तक का वक्त लग जाता है। डिजिटल करेंसी में इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होगा। इसमें धोखाधड़ी होने की गुंजाइश भी कम है क्योंकि इसे सीधे RBI रेगुलेट करता है। क्रिप्टो करेंसी सेंट्रलाइज नहीं है, उसकी कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है, जबकि डिजिटल करेंसी भारत सरकार का लीगल टेंडर है। इसे RBI रेगुलेट करेगा और सप्लाई और डिमांड के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन डिजिटल करेंसी की वैल्यू नहीं बदलेगी। कैशलेस इकोनॉमी, कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तेज सेटलमेंट, इसमें सेकेंड्स में ट्रांजैक्शन होगा। डिजिटल करेंसी की वजह से प्रिंटिंग कॉस्ट बचेगा और इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी। RBI यह मैनेज कर पाएगी कि मार्केट में कितने रुपए जारी करने हैं और ये सबसे आसान होगा। अब बात करेंगे बायोगैस से चलेंगी अब गाड़ियाँ। गोबर और एग्रीकल्चर वेस्ट से फ्यूल बनेगा। इस साल कुछ कंपनी बायोगैस से चलने वाली कार लॉन्च करेगी, तो वहीं कुछ कंपनियां बायोगैस से चलने वाले 2 व्हीलर्स लॉन्च करेंगे। 2030 तक बायोगैस से चलने वाली 6 गाड़ियां लॉन्च होगी। कंपनी इसमें से पहली कार की लॉन्चिंग 2024 में हो चुकी है और इस मामले में सुजुकी का कहना है कि भारत में करीब 30 करोड़ गाय हैं। 10 गाय के गोबर से एक कार में एक दिन का फ्यूल तैयार किया जा सकता है। सुजुकी ने बनास डेयरी और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ गुजरात में बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट बनाने के लिए डील भी कर ली है। अगले 3 साल में सुजुकी 230 करोड़ रुपए से 4 बायोगैस प्लांट लगाएगा। जर्मनी, स्वीडन, UK और US जैसे देशों में बायोगैस का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में हो रहा है। गाय के गोबर या एग्रीकल्चर वेस्ट को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बायोगैस प्लांट में डिकम्पोज किया जाता है। कुछ दिनों बाद प्लांट में बायोगैस तैयार हो जाती है। उसके बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है। बचे हुए मीथेन को स्टोरेज किट में भरकर फ्यूल के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन 75% तक घटेगा। इससे पॉल्यूशन फ्री गाड़ियां सड़कों पर दौड़ेगी। गोबर और एग्रीकल्चर वेस्ट से फ्यूल तैयार होने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। आम आदमी के लिए भी फ्यूल खरीदना सस्ता होगा और फ्यूल के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता घटेगी। एग्रीकल्चर वेस्ट के इस्तेमाल से कई तरह के जो पॉल्यूशन है उन पर भी रोक लगेगी। मिशन निसार 12 दिन में पूरे ग्लोब को माप देगा। भारत व निसार नासा और इसरो का ज्वाइंट ऑपरेटिव सिस्टम है।
जो 2024 में लॉन्च होने वाला है और इस मिशन में 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निसार ड्यूल फ्रीक्वेंसी रडार पर काम करेगा और 24 सेंटीमीटर का एक एल बैंड नासा ने तैयार किया है, जबकि 13 सेंटीमीटर का एस बैंड इसरो ने बनाया है। ये दुनिया का पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा जो पूरे ग्लोब को 12 दिनों में माप देगा। भूकंप, लैंडस्लाइड और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाओं की एनालिसिस करेगा। सी लेवल, ग्राउंड वाटर और सोइल प्रॉपर्टी के बारे में भी ये स्टडी करेगा और ये एक बहुत अच्छा मिशन है। अब बात करेंगे मंगलयान 2 के बारे में। दूसरी बार मंगल की सैर पर निकलेगा भारत। इस साल भारत मंगलयान 2 लॉन्च करेगा। यह एक ऑर्बिटरी मिशन होगा। इसका मुख्य मकसद मंगल ग्रह पर जीवन के बारे में पता लगाना है। भारत ने 5 नवंबर 2013 को मंगलयान 1 लॉन्च किया था। वह करीब 8 सालों तक मंगल ग्रह की कक्षा में घूमता रहा। तब भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बना था। वहीं पहले प्रयास में सफल होने वाला पहला देश भी बना था। उस मिशन पर 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मंगल ग्रह पर एक साल 687 दिनों का होता है और सौर मंडल में धरती तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर है मंगल। मंगल सूरज का पूरा चक्कर 687 दिनों में लगाता है। गर्मियों में यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और जाड़े में शून्य से घटकर -140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। धरती की तरह मंगल पर भी साल में 4 मौसम होते हैं। धरती की तुलना में मंगल पर हर मौसम लगभग दोगुना वक्त तक रहता है। मंगलयान 2 में 4 पेलोड्स होंगे। पेलोड का मतलब है कि कोई स्पेसक्राफ्ट अपने साथ कितना वजन कैरी कर सकता है। पहला पेलोड मंगल ग्रह पर डस्ट पार्टिकल्स की स्टडी करेगा। तीसरा पैलेट जो होगा वो मंगल पर सौर पार्टिकल्स की स्टडी करेगा। दूसरा होगा वो मंगल पर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मापेगा और चौथा पेलोड मंगल ग्रह पर इलेक्ट्रॉन नंबर, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव को मापेगा। और ये बहुत अच्छी चीज है कि मंगलयान 2 लॉन्च हो रहा है। अब बात करेंगे घने बादलों को चीरते हुए पहली बार शुक्र की तस्वीर। इस साल के अंत तक भारत अपने पहले ऑर्बिटरी शुक्र मिशन की शुरुआत करेगा। भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप शुक्र मिशन पर काम कर चुके हैं। शुक्र की सतह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, यानी कुछ ही सेकंड में यहाँ पानी जो है उबलने लगता है। शुक्र पर एक दिन धरती के एक साल के बराबर होता है। शुक्र ग्रह के क्लाइमेट और धरती पर उसके प्रभाव के बारे में जानकारी मिलेगी और ये भी एक बहुत अच्छा मिशन है। अब बात करेंगे अंतरिक्ष में फिल्म स्टूडियो। थोड़ा रोमांचित है और थोड़ा नया भी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कमर्शियल विंग एक्सियोम स्टेशन पर दुनिया का पहला फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो और स्पोर्ट्स अरीना बनेगा। इसे स्पेस एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज कंपनी तैयार कर रही है। स्टूडियो का नाम C1 होगा। दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार होने की संभावना है। धरती से 250 मील ऊपर अंतरिक्ष में कंटेंट क्रिएटर्स अपना कंटेंट प्रोड्यूस, रिकॉर्ड, ब्रॉडकास्ट और लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे। अंतरिक्ष में यहाँ फिल्म, टेलीविजन, म्यूजिक और स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित किए जा सकेंगे। हालांकि एक साथ कितने दर्शक यहाँ आ सकेंगे यह अभी तय नहीं हुआ है। यहाँ डायरेक्टर डॉग लिमन अपनी फिल्म शूट करेंगे जिसमें टॉम क्रूज है। अंतरिक्ष में शूट होने वाली ये दूसरी फिल्म होगी। 2021 में रशियन फिल्म द चैलेंज अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म थी। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। इससे पहले साल 1900 और साल 1924 में पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, यानी 100 साल के बाद पेरिस को मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। पेरिस ओलंपिक और 32 खेलों के 306 इवेंट होंगे। ओलंपिक में पहली बार ब्रेक डांस को भी शामिल किया जा रहा है। इतिहास में अभी तक सिर्फ लंदन ने ही 3 बार ओलंपिक का आयोजन किया है। 2024 के बाद ऐसा करने वाला पेरिस जो है वो दूसरा देश बन जाएगा या दूसरा शहर बन जाएगा। पेरिस ओलंपिक का कुल संभावित खर्च 8.3 बिलियन यूरो यानी करीब 76,000 करोड़ रुपए हो सकता है। 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में हुए ओलंपिक आयोजन में 13 बिलियन यूरो यानी कि 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और ये राशि जो है वो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। चर्च में महिला प्रीस्ट होगी। 2021 में पोप फ्रांसिस की पहल पर साइनोड ऑन सॉलिडेरिटी पहल शुरू हुई। इसका आखिरी सेशन अक्टूबर 2024 में वेटिकन सिटी में होगा।
इसका मकसद कैथोलिक नियमों में सुधार करना है। 2024 में कई मॉडर्न मसले जैसे चर्च की मिनिस्ट्री में महिलाओं के लिए पद, समलैंगिक विवाह आदि पर पोप फ्रांसिस आखिरी फैसला ले सकते हैं। कैनन लॉ में भी इसके बदलाव हो सकते हैं। इसके अंतर्गत वो कायदे और कानून आते हैं जिनके हिसाब से कैथोलिक चर्च खुद को व्यवस्थित और नियंत्रित करते हैं। बड़ी संख्या में कैथोलिक महिलाओं को प्रिस्ट नहीं बनने देना था। उनका कहना है कि ईसा मसीह भी ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उनके 12 शिष्यों में कोई महिला नहीं थी। 2000 साल बाद पोप सहित किसी को भी ईसा मसीह द्वारा स्थापित चर्च के डिजाइन को बदलने का अधिकार नहीं, विशेष रूप से किसी संस्कार का सार। 2021 में पोप ने कानून में कुछ संशोधन किए, जिसके बाद महिलाओं को विशेष तौर पर प्रार्थना के दौरान काम करने की अनुमति मिली, लेकिन वे यहाँ पर पादरी नहीं बन सकती। मतलब काम करने का अधिकार तो दिया है, लेकिन नियमों के साथ में। यूरोपा पर जीवन की खोज होगी और जुपिटर के मून यूरोपा की बर्फीली चट्टानों के नीचे जीवन के लिए जरूरी पानी और एनर्जी के ऑर्गेनिक सोर्स मिल सकते हैं। ये करीब 400 करोड़ सालों तक खत्म नहीं होंगे और ये बहुत बड़ी चीज है। नासा के क्लीपर मिशन का मकसद यूरोपा पर ऐसी जगहों की तलाश करना है यहाँ जीवन पनप सकता है। नासा अक्टूबर 2024 में क्लीपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेगा। यह ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट 2030 तक जुपिटर तक पहुंचेगा। सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट बन रहा है। क्लीपर मिशन के लिए बनाया जा रहा है स्पेसक्राफ्ट अब तक का सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट होगा। यह करीब 30 मीटर लंबा और बिना फ्यूल के 3241 किलोग्राम वजनी होगा। पृथ्वी के मुकाबले जुपिटर सूरज से 5 गुना ज्यादा दूर। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट पर खास तौर पर पावर बैकअप के लिए सोलर एरे भी लगाए जाएंगे। इसमें 24 इंजन होंगे और सोलर एरे के साथ इसकी लंबाई 30 मीटर यानी करीब एक बास्केटबॉल कोर्ट जितनी होगी। एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर लॉन्च होगा। 2024 में यूरोप का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर जर्मनी के जुलिच शहर के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल किया जाएगा। ये हर सेकंड कम से कम 10 टू द पावर ऑफ 18x एक्साफ्लोप तक के कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि इस पर बहुत बड़ी संख्या में गुणा भाग किया जा सकता है। जुपिटर किसी भी नॉर्मल 8 बाइट सीपीयू के साथ एक सेकंड में ऐसे 90 कैलकुलेशंस कर सकता है। ये एआई एप्लीकेशन के लिए आसानी से काम करने वाला अब तक का सबसे फास्ट कंप्यूटर होगा या सुपर कंप्यूटर होगा। ये कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स काम आसान करेगा, जैसे जेनेटिक बीमारियों से ग्रसित लोगों का जीनोम स्ट्रक्चर समझना, ट्यूमर या कैंसर का जीनोमिक स्ट्रक्चर समझना। इसकी मदद से इंसान के दिल और दिमाग का डिजिटल ट्विन मॉडल बनाया जाएगा। इससे बीमारियों के एआई बेस्ड इलाज में मदद मिलेगी और यह बहुत महत्वपूर्ण है। 52 साल बाद फिर चांद पर जाएगा इंसान। 1972 में अपोलो 17 मिशन में नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर आखिरी बार मूनवॉक किया था। 52 साल बाद ऐसी कोशिश फिर की जाएगी। 2024 में नासा के आर्टेमिस सेकंड मिशन के जरिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की तरफ भेजा जाएगा। वो चांद के चारों तरफ चक्कर लगाकर वापस धरती पर आएंगे। आर्टेमिस सेकंड मिशन को रोड वाइसमैन कमांड करेंगे और विक्टर ग्लोवर पायलट चांद पर जाने वाले पहले ब्लैक पर्सन बनेंगे। क्रिस्टियाना कोच मिशन स्पेशलिस्ट है और चांद पर जाने वाली पहली महिला होगी। ये स्पेसक्राफ्ट केनेडी स्पेस सेंटर से एसएलएस रॉकेट से लॉन्च होगा और आर्टेमिस सेकंड का मकसद ओरियन स्पेसक्राफ्ट के मंगल तक जाने की काबिलियत का अंदाजा लगाना भी है। अब बात करेंगे हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर, और उसका भी सॉल्यूशन है 2024 में। कुपोषण को ठीक करने के लिए एक स्टेप सॉल्यूशन करीब है। बिल गेट्स फाउंडेशन इस दवा के स्टेज 3 ट्रायल कर चुका है और 2024 में इस प्रोबायोटिक के इस्तेमाल के लिए WHO अप्रूवल मिल सकता है। इससे कम विकसित देशों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। दुनिया में 5 साल से कम उम्र के 19.4 करोड़ बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। भारत में ऐसे बच्चों की संख्या करीब 43 लाख है। बच्चों में कुपोषण होने की एक वजह शरीर का सही ढंग से खाना हजम न कर पाना है। बी इन्फेटिस बैक्टीरिया की कमी होने पर बच्चे मां का दूध पचा नहीं पाते। ये दवाई 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ब्रेस्ट मिल्क को पूरी तरह पचाने में मदद करेगी, ताकि न्यूट्रिशन की कमी से निजात होने वाले कुपोषण से निजात मिल जाए। तो 2024 में ऐसे कई चीजें हैं जो हासिल करने वाली है पूरी दुनिया।
भारतीय मनीषी कुछ एक शब्दों में ही गहरी बात कह देते हैं। उन्होंने कहा है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। यानी बीती हुई बातों को पकड़कर बैठे रहने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भविष्य का चिंतन करें, उसे खुशहाल बनाने की योजना बनाएं। कहने का आशय यह है कि नए साल का आगाज नई उम्मीदों के साथ हो। हर साल अनेक उतार चढ़ाव और खट्टे मीठे अनुभव देकर जाता है। हम पिछले साल की घटनाओं पर नजर डाल सकते हैं ताकि पिछली गलतियों को न दोहराएं और नए साल में उनसे सबक लें। भविष्य की योजनाओं के निर्माण का भी यह वक्त है। यही वजह है कि पूरी दुनिया नए साल का जोश खरोश के साथ स्वागत करती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव जीवन का अभिन्न अंग है। पिछले खट्टे मीठे अनुभव हमें सुंदर, सुखद और न्यायपूर्ण भविष्य का निर्माण करने में मदद कर सकते हैं। अपने और अपने परिवार के दायरे से आगे बढ़े और लोगों के जीवन में कुछ खुशियां, उम्मीद की किरण जगा पाए, तो मुझे लगता है कि हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। केवल हमारे अपने लिए जीने से बेहतर है हम दुनिया के लिए जिए। हम किसी और को खुशी देने की कोशिश करें, तभी हमारा ये नया साल सार्थक होगा। देश न्यूज़ की ओर से आप सभी को एक बार फिर नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।